क्या आप जानते हैं कि जेंगो को सीख के पाइथन के अंदर आप इंस्टाग्राम जैसी बड़ी वेबसाइट भी बना सकते हैं या कोर्सेरा जैसी आप एलएमएस की वेबसाइट बना सकते हैं या आप कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं यूजिंग जेंगो। इसी वजह से तो मैं आपको सिखा रहा हूं। चलिए जंप इन करते हैं। आज हम जेंगो को सीखेंगे जो पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जेंगो को सीखने के लिए आपके प्री रिक्विजिट्स कौन कौन से होने चाहिए, यानी कि किन चीजों को आपको सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले चीज आती है पाइथन। पाइथन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। अगर आप पाइथन को नहीं सीखते, आप जेंगो को मास्टर नहीं कर सकते। तो जेंगो की बेसिक के लिए पाइथन जरूरी है, क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ योर घर, यानी कि अगर आप अपने घर के अंदर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसको करने के लिए आपको जुबान की जरूरत है, तो आप यही समझ लें अगर जेंगो एक घर है तो उसके लिए पाइथन सीखना जरूरी है। ठीक है, जेंगो जो है वो पाइथन बोलती है। अगर आप जेंगो के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको पाइथन सीखना जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त जर्मनी के अंदर हूं और अगर मुझे किसी जर्मन से बात करनी है जिसको इंग्लिश नहीं आती, तो मुझे उसकी जुबान के अंदर बात करनी होगी। अगर मुझे उसकी जुबान नहीं आती तो इसका मतलब यह है कि उसकी बोली नहीं आती, तो मैं उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, या मैं साइन लैंग्वेजेस में बात करूंगा। सो वी नीड अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज टू स्पीक टू एनीबॉडी, और उसको कम्युनिकेट करने के लिए। इसी तरीके से कंप्यूटर के साथ अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जेंगो क्योंकि पाइथन पे बिल्ट इन है, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके सीखने के बाद आप जेंगो को इजीली मास्टर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेंगो जो है वो बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स बनाने के लिए काम आती है। आपको वेरिएबल सीखने पड़ते हैं, फंक्शन सीखने पड़ते हैं, लूप्स, क्लासेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो है ऊप, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको ये बहुत ही कमाल तरीके से सीखनी पड़ती है टू मास्टर जेंगो। देन जेंगो जो है, अगर आपने इसको सीखना है तो पाइथन को एक्स्ट्रा टूल्स के साथ आप सीखना स्टार्ट कर दें। इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है, जैसे क्रिकेट खेलने से पहले आपको बैट पकड़ना आना चाहिए ना, वैसे जेंगो से पहले आपको पाइथन समझना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं पाइथन कहां से सीखूं, तो उसका एक सिंपल आंसर है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, यहां पे प्ले लिस्ट पे क्लिक करें। प्ले लिस्ट में क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये हमारे कंप्लीट क्रैश कोर्सेज ऑन डेटा साइंस है। इसमें आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आए, यहां पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे पाइथन की मैंने 101 क्रैश कोर्स यहां पे अपलोड किया हुआ है, जिसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ 11 घंटे के अंदर या 12 घंटे के अंदर अप्रोक्सीमेटली आपको पाइथन सिखा रहा हूं। और जो जो कुछ पाइथन में जरूरी है सीखना, वो सब कुछ मैंने यहां पे बताया हुआ है, फ्रॉम इंस्टॉलेशन अंटिल डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो जेंगो के लिए भी जरूरी हैं। अब ऑफ कोर्स अगर आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो आप जेंगो को भी इजीली मास्टर कर सकते हैं। पाइथन को सीखने के लिए अगर आप गूगल पे जाके लिखे पाइथन का चिल्ला विद बाबा अम्मार, तो आप पाइथन वहां से भी देख सकते हैं और पाइथन का कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं। एक और तरीकाकार है, आपको denix.com वेबसाइट पे चले जाएं, कोर्सेज पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद सेकंड पेज पे चले जाएं और यहां पे एक पाइथन का कंप्लीट कोर्स है जो आप फ्री में सीख सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट भी अचीव कर सकते हैं। और अभी तक इसमें तकरीबन 8000 लोग इनरोल करके सर्टिफिकेट ले चुके हैं। आप इस एक कोर्स पे क्लिक करें, यहां पे इनरोल करें, एंड देन यू कैन लर्न ऑल दोज कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताए फ्री ऑफ कॉस्ट हियर। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास जेंगो जो है, ये आप इसी तरीके से समझ लें कि आपका मम्मा का अगर किचन है, अगर वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर है, उसको हम जेंगो के साथ तशबीह दे सकते हैं। यानी कि ये एनालॉजी मैं यूज करूंगा कि ममाज ऑर्गेनाइज्ड किचन है। फॉर एग्जांपल, एवरीथिंग इन जेंगो हैज इट्स प्लेस। ठीक है, अगर आप मॉडल्स की बात करते हैं, व्यूज की बात करते हैं, टेम्पलेट की बात करते हैं, तो ये तीनों चीजें अपनी अपनी जगह पे पड़ी होती हैं। मॉडल्स, व्यू, मॉडल्स की बजाय मैं यहां पे मॉडल कर देता हूं, व्यू, एंड देन टेम्पलेट। तो ये तीनों चीजें चीजें जो है अपनी जगह पे हैं। फिर आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ऐप का, वो अपनी जगह पे है। फिर एडमिन साइट का आ जाता है, एंड देयर आर मेनी थिंग्स। जैसे किचन के अंदर हर एक मसाले की अलहदा जो है वो एक आप कह सकते हैं कि बॉक्स होता है। इसी तरीके से यहाँ पे जेंगो के अंदर हर एक चीज जो है वो अपनी प्लेस पे पड़ी होती है। ठीक है, जो एप्स है उसका स्पेसिफिक टास्क है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर मैं चाय बना रहा हूं, तो चाय वाला जो बर्तन है, ठीक है, ये मेरे पास चाय वाला बर्तन है, इसके अंदर मैं चाय बनाता हूं, तो ऑफ कोर्स इसका जो मकसद है चाय बनाना है, लेकिन मैं इसके अंदर मल्टीपल और काम भी कर सकता हूं। सो देयर आर फ्यू जो किचन की चीजें हैं उनके डिफरेंट मकासद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने दाल को तड़का लगाना है, देन आई कैन ऑल्सो यूज दिस बर्तन। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं तवे की बात करूं, जिसके ऊपर आप रोटियां बनाते हैं, उस तवे के ऊपर आप रोटी भी बना सकते हैं, पराठा भी बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसका और फंक्शन फिलहाल नहीं है। अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज तवा फ्राई कबाब बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट वन एज वेल। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके स्पेसिफिक टास्क है, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप तवे पे अपनी हंडिया नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिए होगी कढ़ाई
या पूरी एक हांडी, ठीक है। सो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिक, हर एक चीज का अपना टास्क है। इसी तरीके से जेंगो के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेंगो हैं, उसका एक स्पेसिफिक टास्क है। जैसे टेम्पलेट्स हैं वो लुक्स के लिए है, व्यूज फॉर वर्क है, एंड मॉडल्स फॉर स्टोरेज। तो हर एक चीज का अपना टास्क है। इसके एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि अगर मम्मा का किचन आपने नीट एंड टाइडी देखा है ना, इसी वजह से जेंगो भी वैसे ही नीट एंड टाइडी होता है। एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर वर्किंग विद जेंगो, क्योंकि हर चीज का अपना एक पर्पस है। उस पर्पस के बिना आप उसको यूज नहीं कर सकते या उसके अलावा नहीं यूज कर सकते। एंड यू नीड टू मेक योर वेबसाइट टाइडी एंड नीट एंड क्लीन लाइक योर ममाज किचन, अदरवाइज ये बड़ा प्रॉब्लम करेगी। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको MTV या MVT बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं मॉडल टेम्पलेट व्यू। ये बेसिकली क्या करता है, टेम्पलेट व्यू या मॉडल व्यू टेम्पलेट, तो ये यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है। ये बेसिकली पैटर्न है एक जिसके थ्रू आप बेसिकली कोई भी एक वेबसाइट बनाते हैं। सो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपका कुकिंग प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल देता हूं कि आप कुकिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं जी। अगर आपने पराठे बनाने तो तवा पहले रख दिया, उसको गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने के बाद आप आटे की रोटी बेल के इसके ऊपर डालते हैं और उसको ऑयल लगाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप ठंडे तवे पे अपना पराठा बना लें? नहीं पॉसिबल। इसी तरीके से जब आपने चाय बनानी होती है तो आपको पहले दूध या पानी डालना होता है, उसके अंदर पत्ती, फिर चीनी, फिर इलायची, अगर आप अदरक वाली चाय पसंद करते हैं तो वो डालते हैं, देन वो सारी की सारी चीजें जो है वो मिल के चाय बनाती हैं। अगर आप चूल्हा ना चलाएं और ये सारी चीजें मिक्स कर लें तो चाय बन जाएगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। इसी तरीके से अगर आप शेफ को बोलते हैं कि भाई वो जो उस दिन आपने कड़ी पकौड़ा बनाया था वो सेम वही चीज मुझे बना के दो, बाय द वे मेरे मुंह में पानी आ रहा है, तो आपके मुंह में भी आ रहा होगा। तो वो जो कड़ी पकौड़ा आपने बना के दिया उसको सेम वैसे ही टेस्ट होना चाहिए, बना के दो, मुझे 100 बंदों का बना दो। तो शेफ क्या करेगा, उसकी एक रेसिपी लेके आएगा। वो रेसिपी जो है वो बेसिकली एक पैटर्न है जिसके थ्रू उसने वो कड़ी पकौड़ा बनाया था। अब चलते हैं मॉडल टेम्पलेट व्यू के ऊपर। मॉडल जो है ये बेसिकली रेसिपी होती है जो डेटाबेस के अंदर चीजें मौजूद हैं और जिसकी बेस पे हमारी पूरी वेबसाइट काम कर रही होती है। मॉडल है रेसिपी। टेम्पलेट जो है ये एक प्लेट है जिसके अंदर यानी कि HTML या CSS है, यानी कि आपने कड़ी पकौड़ा बनाया, वो बनाने के बाद आपने क्या किया, उसको सर्व करना है। सर्व करने के लिए आप क्या करते हैं, एक प्लेट के अंदर इन चीजों को डालते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो टेम्पलेट है। मॉडल क्या है, रेसिपी है। टेम्पलेट क्या है, आपके पास HTML या CSS की लैंग्वेज जो फ्रंट एंड यानी कि रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होती है। देन आपके पास व्यू है। व्यू क्या है, ये बेसिकली आपकी लॉजिक है जिसके थ्रू आप चीजों को यूटिलाइज करके कोई भी चीज जो है वो कुक करते हैं। अब आपने देखा रेसिपी, प्लेट एंड कुक, इस वजह से अक्सर औकात MVT टेम्पलेट ज्यादा लिखा जाता है। MVT क्योंकि पहले मॉडल है यानी कि पहले रेसिपी आती है, फिर कुकिंग होती है, फिर प्लेट के अंदर सर्व किया जाता है। तो अक्सर औकात लोग इसको MTV भी बोलते हैं, MVT भी बोलते हैं। आप इसे MVT बोलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि मॉडल, व्यू एंड देन टेम्पलेट, यानी कि पहले आपके पास एक चीज है कैसे बनानी है, उसको फिर आप बनाते हैं, फिर आप उसे सर्व करते हैं। सो मॉडल, व्यू, टेम्पलेट, 1 2 एंड 3, ठीक हो गया। अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। देसी एग्जांपल ये है कि पहले आप रेसिपी बनाते हैं, ठीक है। प्लेट एंड शेफ का काम इजी हो जाता है इन तीनों चीजों के साथ बनाने के बाद, ठीक है। सो बेसिकली एग्जांपल ये है कि रेसिपी अगर शेफ के पास होगी वो कुक करके उसे प्लेट में डालेगा और शेफ का काम जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर रेसिपी नहीं होती या मॉडल हमारे पास नहीं होता तो टेम्पलेट और व्यू का हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहां पे आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि टेम्पलेट एंड व्यू बड़ा काम करते हैं। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मॉडल, व्यू, टेम्पलेट लिखता हूं। आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इसकी 1 से 2 एग्जांपल्स देनी है, मॉडल, व्यू, टेम्पलेट पैटर्न की, ठीक है। ये एक पैटर्न है जिसके थ्रू आप काम करते हैं। आगे चलते हैं जी, यूआरएल्स क्या होते हैं। यूआरएल्स को आप ऐसे ले लें जैसे घर का एड्रेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप फलां जगह पे रहते हैं, आप क्या करते हैं, गूगल मैप निकालते हैं और उस जगह पे आप जाते हैं। मैं पॉइंट A यानी कि इस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, मैं यहां से पॉइंट B इस जगह पे जाना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना है, मल्टीपल जगहों से होके भी मैं जा सकता हूं, डायरेक्ट भी जा सकता हूं। मेरे पास 3 रूट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या करना है यहां पे, मुझे अगर एड्रेस का पता है मैं कोई भी रूट इख्तियार करके वहां पे जा सकता हूं। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट यहां से यहां पे जाता हूं पॉइंट A टू पॉइंट B, तो बेसिकली मुझे एक URL यूज करना पड़ता है जो मुझे पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ ले जाता है।
ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि यूआरएल क्या करता है, हमारा एक एड्रेस होता है जिसके ऊपर हमें पहुंचाते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं प्लॉट नंबर 75, से फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं जनाब खियाबान, और यहां पे लिख देता हूं एफएसडी। तो ये क्या करता है, बेसिकली आपको एड्रेस होता है। आपका यूआरएल क्या है, अगर आपका कोई स्टोर है और वो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, यानी कि ई कॉमर्स का स्टोर है, तो वो उसका एड्रेस ऐसा नहीं होगा कि इतने नंबर प्लॉट है, इतने नंबर गली, वहां पे चले जाओ। इसका एड्रेस क्या होगा कि अगर आप स्पेसिफिक यूआरएल पे जाते हैं तो वो उसका एड्रेस है, यानी कि www.codanix.com। ठीक है। सो ये इसका एड्रेस है, तो इसको हम बोलते हैं यूआरएल। अब यूआरएल क्या करते हैं, ये जेंगो को बताते हैं कि विच व्यू टू कॉल, कौन से व्यू को कॉल करना है। अब व्यू को हम देखते हैं। व्यू मैंने आपको बताया था कि पाइथन लॉजिक है। पाइथन लॉजिक क्या है, बेसिकली आपने क्या बनाया हुआ है। से फॉर एग्जांपल यहां पे विच व्यू टू कॉल, तो यूआरएल बताता है विच व्यू टू कॉल। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। यहां पे मेरे पास, मैं गूगल पे जाता हूं तो google.com का ये वाला व्यू है, लेकिन मैं जैसे गूगल पे जाने के बाद codanix.com लिखता हूं तो ये पूरा एक यूआरएल आ गया, और इस यूआरएल के ऊपर ये वाला व्यू मेरे पास पड़ा हुआ है जो मेरे सामने आ गया। मैं codanix.com पे जाता हूं तो ये codanix.com है, और codanix.com के मेन पेज पे आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। ये है व्यू, यानी कि पाइथन लॉजिक, जो बता रहा है कि मेरे पास जो वेबसाइट है उसके ऊपर कौन कौन से यहां पे मैंने चीजों को प्रेजेंट करना है। जैसे मैं कोर्सेज पे क्लिक करता हूं, ये बेसिकली एक स्पेसिफिक अदर एड्रेस है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। मैं रोड मैप पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यही तरीकाकार हमारे पास यूआरएल्स का होता है। ठीक है, हमें ये बताता है कि कौन सा व्यू कॉल करना है। और यूआरएल राउटिंग क्या होती है, आप एक स्पेसिफिक एड्रेस पे कोई स्पेसिफिक वेब पेज डिजाइन कर लें तो उसे यूआरएल राउटिंग बोलते हैं, जो आने वाले दिनों के अंदर हम सीखेंगे। सो यूआरएल्स टेल जेंगो विच व्यू टू कॉल। इफ रॉन्ग यूजर गेट 404, जो एरर आ जाती है हमारे पास। ठीक है, मैं यहां पे अब लिखता हूं, यहां पे मैंने क्या किया, एम ही उठा के कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमारे पास एरर आ जाएगी। और ये एरर क्या करती है, ये हमें बताती है कि कौन कौन सी जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट करती है, कौन सी नहीं करती। एंड ऑफ कोर्स मैं इसको सर्वर्स पे देख रहा हूँ, ऑनलाइन देख रहा हूँ, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, इस वजह से नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप पाइथन के अंदर काम कर रहे हैं और आपने जो यूआरएल का राउट दिया है, से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है codanix.com/courses/ab, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मुझे 404 एरर दे देगा। ठीक है, अगर ये यूआरएल गलत होगा तो 404 एरर। यही मसला है कि जब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाते हैं और घर का एड्रेस आपको गलत मिल जाए और आप जाके कहीं जी वहां पे अम्मार साहब को बाहर भेजो, तो अगर वहां पे एड्रेस ही गलत होगा तो वहां पे अम्मार एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि वो आ ही नहीं सकते। वो कहते हैं वो यहाँ पे नहीं रहते, या वो यहाँ से चले गए हैं। तो 404 का मतलब है कि रॉन्ग एड्रेस पे आप जा रहे हैं और जो चीज आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रही। यूआरएल मैपिंग जो है ये बेसिकली urls.py के अंदर होती है। और urls.py जो है, जब भी आप कोई पाइथन का प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे हमने ये वाला बनाया हुआ था, तो इसके अंदर ये मैंने कोडेनिक्स की वेबसाइट बनाई है पिछले लेक्चर्स के अंदर, और इसके अंदर अगर आप जाएं तो urls.py ये है एक बेसिकली वेबसाइट का अंदर urls.py की फाइल, इसके अंदर आप urls डिफाइन करते हैं। एंड वी विल सी कि ये url किस तरीके से चलते हैं इन आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। यहां तक समझ आ गई जी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर एड्रेस गलत है ना, तो पिज्जा गलत जगह पे पहुंच जाएगा। अगर आपने कोई पिज्जा ऑर्डर किया है और वो पिज्जा जो है वो डिलीवरी बॉय आता है और आपका एड्रेस गलत बताया हुआ है, तो वो एड्रेस पे नहीं पहुंचेगा, वो कहीं और ही चला जाएगा। ठीक है, यानी कि वो पिज्जा सही जगह पे नहीं पहुंचेगा। देन आता है जी हमारे पास एक और कंपोनेंट है जेंगो का, जिसके अंदर एप्स होती हैं। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर, हम देख रहे हैं कि प्री रिक्विजिट कौन कौन से हैं। सबसे पहले पाइथन आपको आनी चाहिए, फिर जेंगो के बेसिक कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए कि जेंगो के अंदर क्या क्या होता है। मॉडल व्यू टेम्पलेट का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको यूआरएल्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास एप्स। एप्स जो हैं ये अलग अलग कमरे हैं इनसाइड अ वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर अलग अलग रूम्स हैं, यानी कि जैसे घर के अंदर होता है ना कि ये बड़े भाई का रूम है, ये छोटे भाई का रूम है, ये मम्मा का रूम है, मम्मा पापा का रूम है, ये आपका किचन है, ये बेडरूम है, ये गेस्ट रूम है, ये ड्राइंग रूम है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन एज इन अ होम। तो वो रूम जो सेपरेट है उनका सेपरेट जो है वो पर्पसेस भी होते हैं। आप कभी भी जो अपना जो कुकिंग है उसको बेडरूम के अंदर नहीं करते अगर आपके पास किचन मौजूद है। एंड सेम गोज फॉर कि आप जो किचन की यूटेंसिल क्या उसे बोलते हैं, मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, जो किचन के बर्तन है वो उठा के आप बेडरूम के अंदर नहीं रखते, क्योंकि किचन के अंदर जगह आप वहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, सो दैट गोज विद एप्स।
अलग अलग कमरे। ईच ऐप जो ऐप होती है वो मिनी वेबसाइट होती है प्रोजेक्ट के अंदर। सो आपने ये बात याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक मेन वेबसाइट है, इसी के अंदर अगर मैं एक ऐप बनाता हूं, यानी कि codanix.com मेरी वेबसाइट है, codanix.com मेरी मेन वेबसाइट है, इसके अंदर एक ऐप है जिसका नाम है कोर्सेज। कोर्सेज अपने आप के अंदर एक डिफरेंट मिनी वेबसाइट है। फिर इसी के बाद मैं एक और वेबसाइट बनाता हूं जिसके अंदर लिखता हूं ब्लॉग्स। तो ये बेसिकली एक मेरे पास एक अलग वेबसाइट है। अगर मैं इसके अंदर तीसरी चीज ले आता हूं टूल्स, आप यही समझ लें कि ये एक तीसरी मिनी वेबसाइट है, लेकिन ये अंडर दिस डोमेन काम करेंगी, ठीक है। एंड वी कैन प्रोवाइड यूआरएल राउटिंग लाइक स्लैश, और इसके बाद ये कोर्सेज आएंगे तो कोर्सेज, ब्लॉग्स आएंगे ब्लॉग्स, टूल्स आएंगे तो टूल्स। तो वेबसाइट के आगे हमने यूआरएल राउटिंग भी दे दी है कि इस यूआरएल पे, यानी कि codanix.com/courses पे ये वाली वेबसाइट चलेगी और इसके अंदर जो जो मौजूद होगा वो उसके अंदर प्रिंट हो जाएगा। ब्लॉग्स के अंदर ये वाली पोस्टें आ जाएंगी, टूल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के टूल्स आ जाएंगे, बैकग्राउंड रिमूवर टूल है या सो ऑन सो फोर्थ है, ठीक है। सो इस तरीके से आपके अलग अलग मिनी वेबसाइट्स होती हैं इन अ प्रोजेक्ट। ये रीयूजेबल होती हैं इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। आप एक दफा किसी एक ऐप को बना ले, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पेरेंट एंड चाइल्ड ऐप का। पेरेंट क्या होती है? ऐसी ऐप जिसके जो सारी प्रॉपर्टीज किसी और जगह पे ट्रांसफर हो जाए, लेकिन आप कुछ चीजें उसके अंदर चेंज कर दें, ठीक है। सो ये रीयूजेबल भी है एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज भी होती हैं। आप क्रिएट कर सकते हैं इनको यूजिंग दिस कमांड स्टार्ट ऐप। स्टार्ट ऐप जब आप लिखते हैं तो इससे आप कोई भी ऐप जो है उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड वी विल बी सीइंग इन अपकमिंग लेक्चर्स कि किस तरीके से आप कोई भी ऐप को स्टार्ट करते हैं। यानी कि अगर मैं पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, वहां पे जाके मैं दोबारा से कोई भी ऐप स्टार्ट करना चाहता हूं, देन आई कैन राइट अ कमांड और वहां पे वो ऐप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब देसी एग्जांपल इसकी ये है कि ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, सबका अलग अलग काम होता है और अलग अलग जगह होती है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि एप्स का भी अलग अलग काम होगा और अलग अलग जगह होंगी। बट ऑफ कोर्स यू कैन रीयूज देम इन डिफरेंट प्लेसेस। फॉर एग्जांपल कोर्सेज वाली ऐप है, मैं इसको टूल्स के अंदर भी ऐड कर सकता हूं, यानी कि टूल्स के आगे भी मैं कोर्सेज को यहां पे कनेक्ट कर सकता हूं ताकि टूल्स के अंदर भी लोग जाके मेरे कोर्सेज को देख सकें। एप्स के भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। फिर आपके पास आते हैं मॉडल्स एंड डेटाबेसेस, ठीक है। मॉडल्स एंड डेटाबेसेस क्या होती हैं? जहां पे आपका सारे का सारा वेबसाइट का माल गोदाम पड़ा हुआ है। सो ये गोडाउन की तरह काम करती है, स्टोरेज गोडाउन, यानी कि आपका गोदाम होता है जिसके अंदर सारे का सारा जो माल है वो पड़ा हुआ है, सही है, गोडाउन जो है। अब इसके अंदर आपका डेटा होता है, क्योंकि वेबसाइट होती है डेटा के बेस पे, और डेटा जो है वो जरूरी होता है किसी भी वेबसाइट के लिए। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इंस्टाग्राम के अंदर जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ना, वो लॉगिन का यूजर एंड पासवर्ड जो है वो स्टोरेज के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो एग्जैक्टली उसी एक लॉगिन के अगेंस्ट आपके पास मॉडल, टेम्पलेट, व्यू वगैरह आने लग जाते हैं, और आपकी फीड भी स्पेसिफिक होती है, पर्सनलाइज होती है, और इसी तरीके से आपके फ्रेंड सर्कल भी, और इसके तरीके से आपके फॉलोअर्स या आप जिनको फॉलो कर रहे हैं वो आपके सामने आते हैं। सो ये सारा काम डेटाबेसेस के अंदर होता है। जस्ट इमेजिन डेटाबेसेस अगर गायब हो गए तो इंस्टाग्राम काम करना छोड़ देगा। इसी तरीके से फेसबुक है, इसी तरीके से यूट्यूब है, और इसी तरीके से नेटफ्लिक्स भी काम करती है, जिसके अंदर आपका जो है वो स्टोरेज का सारा काम जो है वो सरंजाम दिया जा रहा है। सो मॉडल्स क्या होते हैं? डेटाबेसेस की आपको समझ आ गई। मॉडल्स जो हैं ये ब्लूप्रिंट ऑफ डेटा होते हैं, ठीक है। यानी कि डेटाबेस आपके पास पड़ा हुआ है, लेकिन मॉडल्स के अंदर लॉजिक्स होती हैं। कैसी लॉजिक? जैसे सनसनाहट, सर फरफराहट वाली लॉजिक नहीं, ये डिफरेंट किस्म की लॉजिक है। इनके अंदर पाइथन के लॉजिक होते हैं, और पाइथन लॉजिक क्या कहते हैं कि अगर बंदे ने लॉगिन किया है तो उसको मैंने क्या दिखाना है, और वो मॉडल्स जो है वो उसे कंट्रोल करते हैं, अथॉरिटी उसकी कंट्रोल करते हैं, ऑथेंटिकेशन कंट्रोल करते हैं स्पेसिफिक लॉगिन की बेस पे। लॉगिन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर है। सो मॉडल्स एंड डेटाबेसेस दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। लॉगिन करेक्ट हो गया, देन मॉडल बताएगा कि इसको क्या दिखाना है बेस्ड ऑन द ट्रेंड थिंग्स। यानी कि अगर मैं अपनी इंस्टा की फीड दिखाऊं वो टोटली डिफरेंट होगी आपकी अपनी इंस्टा की फीड से। उसकी रीजन ये जो मैं देख रहा हूं वो मॉडल ट्रेन होता जा रहा है और उसके मॉडल्स जो है मेरे सेव होते जा रहे हैं। सो ये ब्लूप्रिंट ऑफ डेटा होता है, यानी कि डेटा की बेस पे हमारे पास ब्लूप्रिंट्स होते हैं। देन ये स्टोर्ड होते हैं डेटाबेस के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एसक्यूलाइट है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेस है। अब ये सारी की सारी जो है ये डेटाबेस की टाइप्स हैं, ठीक है। और ये माई एसक्यूएल या माई एसक्यूएल जो है माई एसक्यूएल जो है ये सबसे ज्यादा मशहूर जमाना डेटाबेस है। इसके बाद आपके पास पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी है। अब आपको एसक्यूएल सीखना जरूरी है टू लर्न के डेटाबेसेस कैसे काम करते हैं जेंगो के अंदर।
और ये प्री रिक्विजिट भी है आपके लिए इसको सीखना। और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए स्पेसिफिक एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसके अंदर जाके आप ये सब कुछ सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स आपने यूट्यूब पे जाना है, codanix.com पे चले जाना है। मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ, codanix यूट्यूब चैनल पे, सॉरी। जाने के बाद आपने प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है एसक्यूएल। एसक्यूएल लिखने के बाद आपके सामने ये एक प्लेलिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर मैंने 17 वीडियोस डाली हुई हैं। आप यहां से एसक्यूएल को इजीली सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। सेकंड, आप क्या करें, प्लेलिस्ट में चले जाएं और आपके पास यहां पे क्रैश कोर्सेज वाली प्लेलिस्ट आएगी। इसके अंदर जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, देन यहां पे भी आपको एसक्यूएल का कंप्लीट कोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। एंड देन यू कैन लर्न एसक्यूएल फ्रॉम हियर, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज फॉर डेटा एनालिटिक्स। तो ये दो कोर्सेज आप कर लें, इजीली आपको एसक्यूएल समझ आ जाएगी। एंड बिलीव मी, इनके बिना गुजारा नहीं है, ठीक है। तो जेंगो कहता है कि तेरे बिना ना गुजारा है। तो माई एसक्यूएल या एसक्यूएल को सीखने के बगैर आपको नहीं समझ आएगी कि रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं एंड हाउ यू डेवलप रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस। यानी कि लॉगिन आया, लॉगिन की बेस पे कौन कौन सा डेटा है जो रिलेशनली मैंने एक्सट्रैक्ट करके मॉडल की बेस पे चलाना है। सो दीज ऑल थिंग्स हैपन विद डेटाबेसेस, यानी कि एसक्यूएल, एसक्यूएलाइट या पोस्टग्रेस एसक्यूएल। अच्छा जी, ओके। प्राइमरी कीज आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड। प्राइमरी की, जैसे फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के अंदर है, आपकी आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसको हम शिनाख्ती कार्ड नंबर बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है तो हर एक प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक नंबर है जो किसी और प्रोडक्ट का नहीं है, ठीक है। और वो जो है उसका यूनिक आइडेंटिफायर है, उसको हम प्राइमरी की आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। अब एसक्यूएल अगर आपको आ गई है तो आप इसी तरीके से इजीली रिट्रीव कर सकते हैं डेटा बेस्ड ऑन द यूनिक आईडीज। से फॉर एग्जांपल मेरा नाम अमार तुफैल है और मेरी अगर फेसबुक की आईडी देखें या लिंक्डइन की देखें या गिटहब की देखें तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर है। जैसे मैं लॉगिन करता हूं वो उस यूनिक आइडेंटिफायर के थ्रू सारे का सारा डेटा फेच करके मेरे पेज पे ले आता है, ठीक है। और ये सारा काम होता है वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर यूजिंग जेंगो। मैं इसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा। जैसे गोडाउन का माल है उसकी एक लिस्ट है लेकिन उसके यूनिक आइटम कोड्स हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं, ऐसे क्यूआर कोड होता है, इसको कोई स्कैन करता है और वो प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे आ जाती है। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाते हैं तो ये सारे का सारा काम यूनिक आइडेंटिफायर के थ्रू हो रहा है और वो उनके पास भी डेटाबेसेस मौजूद हैं जिसके अगेंस्ट प्राइसेस पड़ी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इसका कोड है और ये इसकी प्राइस है। तो इस तरीके से डेटाबेस पड़ा है, जैसे ही ये स्कैन होता है ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस फेच होके उस एक शीट के अंदर आ जाती है। सो दिस इज हाउ मॉडल्स एंड डेटाबेसेस वर्क इन अ वेबसाइट। अब आपके पास फिर आता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या है? ये शॉप का डिस्प्ले है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ई कॉमर्स स्टोर है, आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवाना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या करते हैं? ये बेसिकली HTML फाइल्स के प्लेस होल्डर होते हैं जो शॉप का डिस्प्ले दिखाते हैं। इसकी एक बड़ी ही आसान एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप गूगल पे जाएं, यहां पे जाके लिखें Amazon की वेबसाइट के ऊपर जैसे मैं जाता हूं, ये आपके सामने जो टेम्पलेट आ रहा है ये बेसिकली शॉप है जो ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर है और ये इसका टेम्पलेट है, ठीक है। अब इसके एक और एग्जांपल देता हूं मैं, यहां पे आपको बताता हूं जी। आप लिखें ड्राई फ्रूट शॉप। जैसे आप ड्राई फ्रूट शॉप लिखते हैं, इमेजेस पे जाते हैं तो यहां पे आपको डिफरेंट किस्म की ड्राई फ्रूट, यानी कि अगर आप रियल लाइफ में देखें तो दिस इज हाउ द टेम्पलेट लुक्स लाइक कि आपने किस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया हुआ है। ये भी एक टेम्पलेट है फिजिकल शॉप का, लेकिन ई कॉमर्स यानी कि वेबसाइट का कुछ इस तरीके से टेम्पलेट बनता है एंड यू कैन सी दैट टेम्पलेट हियर। अब आपको क्या करना है, इस टेम्पलेट को अच्छे तरीके से देखना है कि कैसे काम करता है इनसाइड जेंगो। अब HTML फाइल्स जो हैं वो प्लेस होल्डर के साथ काम करती हैं जिसके थ्रू आपका ये ई कॉमर्स का टेम्पलेट बनाते हैं। ये कोई भी वेबसाइट का टेम्पलेट होता है। अब यहां पे आ गया प्री रिक्विजिट के अंदर कि आपको HTML को सीखना है। HTML क्या करती है? ये फ्रंट एंड बनाती है। फ्रंट एंड क्या होता है? बेसिकली जो आपको वेबसाइट के URL के ऊपर नजर आ रही होती हैं चीजें, इसको फ्रंट एंड बोलते हैं। पीछे जो चीजें काम कर रही हैं यानी कि डेटाबेस के अंदर, इसको बैक एंड बोला जाता है। तो HTML आपको चाहिए या कोई और लैंग्वेज चाहिए जिसके थ्रू आप फ्रंट एंड बनाते हैं। HTML या CSS, इन दोनों को मिला के आप अपना फ्रंट एंड बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे codanix.com पे जाता हूँ, ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ये codanix.com का फ्रंट एंड है। बैक एंड पे क्या है कि जैसे मैं लॉग इन करता हूँ, मेरे जो है वो डेटाबेस से रिलेटेड मेरे पास चीजें आ जाएंगी। सो दिस इज हाउ योर फ्रंट एंड वर्क्स एंड दिस इज हाउ योर बैक एंड वर्क्स बेस्ड ऑन द डेटाबेस। आप कंट्रोल कर सकते हैं हाउ डेटा लुक्स।
डेटा से मुराद ये है कि आपने जो भी चीज़ें प्रिंट करनी, यानी कि इमेज आ रही है, इसके नीचे प्राइस आ रही है, प्राइस के नीचे फिर आप बता सकते हैं कि हमारे पास इसकी क्वांटिटी या यूनिक आइडेंटिफायर है। जैसे अमेज़न पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से डिस्प्ले आ गया। अब डिस्प्ले के अंदर मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास क्या-क्या चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे आप देख लें कि ये इसकी जो है वो मेन नेम आ गया, कितने रिव्यूज़ हैं उसके ऊपर, कितने लोगों ने बाय किया, प्राइस कितनी है, ये सारी चीज़ें जो मेरे पास आ रही हैं, आई कैन एक्चुअली राइट देम डाउन बेस्ड ऑन माई HTML फ्रंट एंड कोड। और वो डेटा जो है, डेटा बेसिकली प्राइस है, उसके कितने रिव्यूज हैं, वो सारा डेटा बैकएंड से लेगा और उसको प्रिंट करके HTML के सामने ले आएगा। दिस इज हाउ द टेम्पलेट विल वर्क। ठीक है, डेटा के साथ कम्युनिकेट करने के बाद किस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना है, दैट मैटर्स। अब एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, जिसको हम DTL बोलते हैं। DTL इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक फ्रंट एंड बेटर। ठीक है, अगर आपको DTL नहीं आती, यानी कि जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज नहीं पता, तो आप सही तरीके से काम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स HTML जो है वो प्रिंट करेगा या आपके सामने स्टाइलिंग करेगा, लेकिन बैकएंड पे जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज क्या होती है, ये डेटा से किस तरीके से इंफॉर्मेशन लेके यहाँ पे प्रिंट करनी है, इसको बोलते हैं जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू यूज जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज यानी कि DTL इन अपकमिंग लेक्चर्स, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से डेटा को फैच करके टेम्पलेट के ऊपर प्रिंट करना है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, सेम बिस्किट है, लेकिन पैकिंग अच्छी हो तो वो सेल डबल हो जाती है। अगर आप अच्छे तरीके से वही डेटा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी सेल जो है डबल ट्रिपल हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आपको। अब आपके सामने अमेज़न है और आपको पता है कि दुनिया की सबसे मशहूर ज़माना ई-कॉमर्स वेबसाइट है। दूसरी आपके पास सामने एक और है जिसको मैं ईबे बोलता हूं। ईबे के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पे आपके सामने डिफरेंट आएगी वेबसाइट्स। अगर मैं तीसरी पे जाऊं तो वो है दराज डॉट पीके। अगर मैं इस पे जाता हूं तो ये दराज डॉट पीके। इसी तरीके से शॉपिफाई है, शॉपी हाइव बल्कि। ठीक है, एंड देयर आर मेनी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स अराउंड द कॉर्नर। अब ये इसी तरीके से है, अगर आप कोई ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं और ड्राई फ्रूट पीछे पड़े हैं, आप अकेले सामने बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को मुंह से बताएंगे कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। जब तक ड्राई फ्रूट को आगे कुछ चखेगा नहीं, तब तक वो परचेज नहीं करेंगे। सो इसका मतलब ये, जितना डिस्प्ले अच्छा होगा, उतनी मार्केटिंग अच्छी होगी, उतने ज्यादा लोग इसको परचेज करेंगे। एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंस विद वेबसाइट्स। आप जितने अच्छे तरीके से टेम्पलेट्स या व्यू को सामने रखेंगे, उतनी ज्यादा सेल होगी। यानी कि चॉकलेट हर कोई बना रहा है, लेकिन चॉकलेट का जितना डिस्प्ले अच्छा होगा, उतना ही वो ज्यादा सेल होगी। इसी तरीके से जितनी आप एडवर्टीजमेंट अच्छे तरीके से करेंगे, यानी कि सामने लेके आएंगे, इजी टू यूज बनाएंगे, उतना ही आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। आप यही समझ लें कि अगर आपका स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, और उसके अंदर कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, अगर आपका डिस्प्ले अच्छा नहीं है तो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। अगर कस्टमर को इजीली चीजें मिल नहीं रही तो कस्टमर दोबारा आपके पास नहीं आएगा। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर कस्टमर बहुत ही खुश है और अच्छे तरीके से जो चीजें उसे चाहिए वो सामने पड़ी हुई हैं और आप उसको दिखा भी रहे हैं, तो वो ज्यादा मार्केटिंग के थ्रू सेल्स होंगी। सेम गोज विद इंटरनेट। और इसी तरीके से जेंगो के अंदर टेम्पलेट लैंग्वेज जो है इसकी, उसको सीखना बहुत जरूरी है। व्यूज की बात करते हैं जी। व्यूज क्या है? ये मैनेजर है बेसिकली। किस चीज का मैनेजर? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी वेबसाइट मैंने बना दी है www। ये वेबसाइट मैंने अपने एक सर्वर यानी कि ऑनलाइन पीसी के ऊपर रख दी है, सर्वर के ऊपर। अब इस वेबसाइट को कोई भी एक्सेस कर सकता है यूजिंग अ URL, जिसका एड्रेस मैंने दे दिया है। एड्रेस क्या है जी? www.codanix.com। ये मैंने एड्रेस दे दिया। अब इस URL को कोई भी जब एक्सेस करेगा, से फॉर एग्जांपल यहां पे एक बंदा बैठा है, वो अपने लैपटॉप के अंदर इस URL को लिखता है। ठीक है, URL। अब इसने क्या किया? जब URL लिखा तो ये URL के थ्रू इसने रिक्वेस्ट की इस सर्वर से कि मुझे बताओ इस URL पे क्या पड़ा हुआ है। तो वो जो रिक्वेस्ट गई है यहां पे, समथिंग लाइक दिस, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट। और फिर जब इसके पेज के ऊपर इंफॉर्मेशन आके प्रिंट होती है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, अब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो है, ये दोनों किस तरीके से हैंडल होती हैं, वो व्यूज मैनेज करता है। व्यूज क्या करता है? ये बेसिकली हर URL के अगेंस्ट मैनेज करता है कि यूजर को क्या दिखाना है। ठीक है, जैसे मैंने codanix.com लिखा तो वो मेरे पास मेन पेज आएगा। अगर मैं इसके आगे कोर्सेज लिख देता हूं या कोर्सेज पे क्लिक करता हूं तो वो अगेन रिक्वेस्ट आएगी, फिर रिस्पॉन्स आएगा। ये सब कुछ मैनेज करता है व्यूज। यानी कि ये मैनेजर है, जो बताता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट पड़ी है वो इस चीज पे, वो किस तरीके से आपको दिखानी है। ठीक है, आप यही समझ लें, आप एक ग्रोसरी स्टोर में गए हैं, उनसे जाके पूछते हैं आपके पास क्या क्या पड़ा है, और फ्रंट एंड पे एक मैनेजर बैठा है जिसका नाम है व्यूज।
वो आप उनसे पूछते हैं कि ड्राई फ्रूट है, वो क्या करता है, वो पूरे का पूरा पलंदा उठा के आपको देकर दे, ये जी, ये हमारे पास सारी पिक्चर्स हैं और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं। तो वो व्यूज मैनेज करते हैं, ठीक है, मैनेजर को हम व्यूज बोलते हैं। ये हैंडल करते हैं जी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज को, फेच करते हैं डेटा फ्रॉम द मॉडल। अब मॉडल्स एंड डेटाबेसेस काम कर रहे थे, वो डेटा आपको देख रहे थे, वो वहां से इंफॉर्मेशन फेच करके आपके यूआरएल के थ्रू आपको वो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, उसको हम व्यूज के थ्रू मैनेज करते हैं। These sends to template for display। अब क्या होता है मॉडल व्यू टेम्पलेट, इस वजह से एमवीटी स्ट्रक्चर को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं। मॉडल क्या करते हैं, वो डेटाबेस से डेटा लेते हैं और मैनेज करते हैं कि क्या दिखाना है, व्यूज उससे सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, लेने के बाद वो टेम्पलेट को भेज देंगे, भाई अब ये वाली चीज यहाँ पे प्रिंट कर दो या भेज दो यूजर को कि ये इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से एमवीटी आपका काम करता है। इसकी एग्जांपल ये है कि मैनेजर बोलता है हाजी साहब के लिए एक पैकेट चाय भेजो। अब आपने देखा कि यहां पे पैकेट चाय का मतलब ये है कि एक क्वांटिटी या एक कप भी आप कह सकते हैं, ठीक है। पैकेट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि पैकेट्स के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही होती है फ्रॉम यूआरएल। इस एक पूरे चीजों के ऊपर पैकेट्स चलते हैं जिसको हम डेटा पैकेट्स बोलते हैं, डेटा पैकेट्स। अब ये पैकेट्स क्या होते हैं, जब आपने कोई भी चीज रिक्वेस्ट की है उसके रिस्पांस के अंदर जो चीज आपके पास आती है उसमें कितने पैकेट्स यूज हुए हैं। अगर आप बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट देखते हैं तो वो डेटा पैकेट्स की बेस पे आपको सर्वर को इनहांस करना पड़ता है। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में देखेंगे, बट फॉर नाउ यू शुड नो कि व्यूज जो हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मॉडल्स हैं, फिर व्यूज हैं एंड देन टेम्पलेट्स आते हैं। लेकिन मैं क्यों आपको टेम्पलेट्स पहले दिखा रहा होता हूं, उसकी रीजन ये है कि डेटा के साथ टेम्पलेट डायरेक्टली लिंक है, लेकिन इनका जो मिडिल मैन है वो है व्यूज, यानी कि जो मैनेज करता है सब कुछ। आगे चलते हैं जी फॉर्म्स। आपको फॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये एक सजेशन बॉक्स की तरह होता है, आप यूजर से इनपुट लेते हैं। जेंगो फॉर्म्स जो है ये सेफ होते हैं और ये बिल्ट इन होते हैं इनसाइड जेंगो फ्रेमवर्क, लेकिन आप थर्ड पार्टी के फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे क्रिस्पी फॉर्म्स एक पाइथन की लाइब्रेरी है, इस तरीके से आप उन्हें यूज कर सकते हैं। ये वैलिडेशन को हैंडल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर लिख के देता है कि चाय में कम चीनी डालना, ठीक है। जैसे पहले ही उसने कहा कि ये वेबसाइट है, इसमें मैं फलां चीज ले रहा हूं, लेकिन कस्टमर प्रोडक्ट सर्च कर रहा है वहां पे, उसके थ्रू उसमें से इंफॉर्मेशन लेके आनी है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जो एक बड़ी ही आसान एग्जांपल है। यहां पे आप सर्च करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं हेडफोन्स। अब मैंने क्या बोला है, इस रिक्वेस्ट में मैंने बोला है कि भाई मुझे हेडफोन्स दो, और मेरे पास हेडफोन्स यहां पे आ गए। यही चीज है, फॉर्म्स क्या करते हैं, यूजर से सजेशन लेते हैं कि कौन सा पेज चाहिए, उस पेज की बेस पे यूजर को पेज को जो है वो सजेस्ट करते हैं। सर्च का बॉक्स जो है वो भी आ सकता है, इसी तरीके से आप यूजर से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। आपके जो रिव्यूज हैं वो भी इसके थ्रू आपके सामने आते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिनको हम आने वाले दिनों में देखेंगे। यहां तक समझ आ गई। फिर आता है जनाब आपका एडमिन पैनल, जो आपका कंट्रोल रूम होता है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल रूम से आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे आपको देखा होगा आपने कि नासा के जब रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है तो काफी ज्यादा लोग जो हैं वो एक कंट्रोल रूम में बैठे होते हैं, जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि टेम्परेचर कितना है, फलां चीज कितनी है, इनिशिएशन कितनी है, T-10 सेकंड जी, फिर 9 सेकंड, फिर ये सारी चीजें करने के बाद रॉकेट को लॉन्च करते हैं। कंट्रोल रूम भी ऐसे ही है, आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करता है और जो भी उसमें बग्स आती हैं, कोई भी चीजें आती हैं, आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। और एडमिन पैनल यानी कि एक स्पेसिफिक यूजर होता है जिसको हम एडमिन बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो इसको मैनेज करता है। आप सुपर यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं जो इसको मैनेज कर सकता है, डिफरेंट किस्म के जो हैं वो आपकी चीजों को, एंड एडमिन पैनल के अंदर वो सारी चीजें होती हैं। ये जेंगो के अंदर ऑटो जनरेट होता है, आपको अलहदा से जनरेट नहीं करना पड़ता, इस वजह से इसका बड़ा फायदा है। आप ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा इसकी बेस पे। से फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक यूजर का आप डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो वो एडमिन पैनल के थ्रू हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई यूजर को लॉगिन मैं खुद बना के दूं, उसको ना लॉगिन करना पड़े, वो भी आप कर सकते हैं। देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो आप मैनेज कर सकते हैं। यानी कि डेटाबेस के अंदर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो एडमिन पैनल के थ्रू कर सकते हैं। और ये सिक्योर होता है लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ। आपको ये शेयर नहीं करना किसी के साथ भी, ये आपने अपने पास रखना है। जैसे सब्जी मंडी का एक मैनेजर होता है जिसको पूरा हिसाब रखना होता है कि भाई क्या चल रहा है, और ये मैनेजर जो है इसको पता होता है कि कितना फ्रूट आया, कितना सेल हो गया और मेरे पास बाकी क्या बचा है। आप यही अंदाजा लगा लें कि घर के अंदर मम्मा को पता होता है कि हमारे घर में राशन की कौन कौन सी चीजें पड़ी हैं, या ग्रोसरी हमारे पास कौन कौन सी है, और उस ग्रोसरी की बेस पे वो आपको बताती हैं कि ये खत्म होने वाला है, फलां चीज खत्म होने वाली है, हमारे पास प्याज पड़े, आलू पड़े या नहीं पड़े। तो मम्मा जो है वो बेसिकली एक एडमिन है जो घर को रन करती हैं। इसी तरीके से वेबसाइट के ऊपर एक एडमिन होता है जो एडमिन का डेटा, जो एडमिन है वो डेटाबेस वगैरह को रन करता है।
सिक्योरिटी जो है, दैट्स अनदर थिंग जो जेंगो के अंदर आपको प्री रिक्विजिट में इसका पता होना चाहिए। ये अपने घर को लॉक करना और सिक्योर करने को सिक्योरिटी बोलते हैं। एंड ऑफ कोर्स अब जब आपका डेटा सिक्योर है तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट सिक्योर है। आपने डेटा एंड एडमिन पैनल को बस बचाना होता है, बाकी सब कुछ फिर सिक्योर ही रहता है, ठीक है। और जेंगो जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। CSRF टोकन्स को आप यूज करते हैं, सीक्रेट कीज को आप अपने पास हाइड करके रखते हैं, लॉक करके रखते हैं। आपने कभी भी सीक्रेट कीज किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती, क्योंकि अगर आप सीक्रेट कीज को लॉक ना करें तो क्या होता है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और आपकी वेबसाइट वर्नेरेबल हो जाती है और वेबसाइट हैक हो जाती है। तो हैकिंग से बचाने के लिए आपको साइबर सिक्योरिटी का पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। देन वैलिडेट करना इनपुट्स को, यानी कि अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है जैसे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है, उसको देख के वैलिड करना और 3 अटेम्प्ट्स के बाद इसको आपने रोक देना कि अब कोई और नहीं कर सके। जैसे आईफोन या आपके एप्पल का या एंड्रॉयड को कोई भी फोन है, उसके अंदर आप 3 से 5 अटेम्प्ट करें तो वो आपको 1 घंटे के लिए रोक देता है, या 50 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, कि आप दोबारा से की नहीं लगा सकते। तो आप वही सिक्योरिटी टर्म्स यहाँ पे यूज करते हैं। CSRF क्या होता है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने देखना है और इसके ऊपर हम बात करेंगे फिर। जैसे दरवाजा को लॉक करो और चाबी संभाल के रखो, इसी तरीके से अपनी वेबसाइट को लॉक करो और चाबी संभाल के रखो। लोग सिर्फ देख सकें वेबसाइट को, लेकिन एंटर ना कर सकें और चीजों को छेड़ ना सकें। देन आपकी डिप्लॉयमेंट होती है, जो एक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे आप सुबह सुबह जाके, सुबह सुबह नहीं बल्कि इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूं कि से फॉर एग्जांपल मैंने घर पे एक बिरयानी की कढ़ाई, या आप कह लें कि 10 लोगों के लिए बिरयानी बनाई। फिर मैंने 10 लोगों के लिए बनाई, फिर 20 लोगों के लिए। लोगों ने तारीफें की, लोग कहते हैं कि जी अब ऐसा करो यार, तुम अपनी शॉप खोल लो, वहां पे बिरयानी सेल करो, बहुत बिकेगी आपकी। तो उसको शॉप में ले जाने से पहले जो मैं काम कर रहा हूं, ये मैं अपने घर में कर रहा हूं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लोकल होस्ट, यानी कि घर के अंदर जो काम हो रहा है। जैसे मैं उस पूरी की पूरी बिरयानी को, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं उस बिरयानी की शॉप को ओपन करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसमें पब्लिक एक्सेस दे दी। पब्लिक एक्सेस का मतलब ये हुआ कि मैंने इसको ओपन कर दिया, शॉप को ओपन किया। कोई भी आके शॉप को देख भी सकता है, यानी कि यूआरएल्स को एक्सेस कर सकता है, एंड कैन इंटरेक्ट, परचेज, ईट, ये सारे काम कर सकता है। इसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, यानी कि आप पब्लिक के लिए जब कोई चीज अवेलेबल कर देते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। तो पहले आप घर में सारा कुछ बनाते हैं, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं, और ये सारा काम जो है आप एक वेबसाइट के कंप्लीट होने के बाद करते हैं। लोकल मशीन के ऊपर, लोकल होस्ट के ऊपर आप ट्रायल करते हैं, डिप्लॉयमेंट में रियल वेबसाइट होती है, फिर आप इसको कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट के थ्रू आप जो है इसके इंप्रूव करते जाते हैं। जैसे हम रेंडर को यूज करते हैं, हिरोकू को, पाइथन एनीवेयर को, एंड देयर आर लाइक अदर होस्टिंग सर्विसेज जिसमें AWS और बाकी चीजें हैं। अब आपने जब लोकल होस्ट पे इसे रन किया, वो आपका अपना पीसी था। जैसे आप अपनी शॉप ओपन करते हैं तो आपको एक दुकान चाहिए होती है, ठीक है। तो उस दुकान में जाने के लिए आपको एक रेंट पे करना पड़ता है और बाकी चीजें। अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो आपको सर्वर चाहिए होते हैं, और उन सर्वर्स की प्राइस होती है, जैसे रेंट होता है वो आपने पे करना होता है। और उन सर्वर्स जो, यानी कि किसी का सिस्टम, किसी का पीसी जिसको कोई भी एक्सेस कर ले और वो 24 घंटे चलता रहे। AWS का सर्वर है, हिरोकू का है, पाइथन एनीवेयर, एंड देयर आर मेनी अदर सर्विस, गूगल का GCP का क्लाउड है। आप उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स को और वहां से लोग चलाएंगे। हॉस्टिंगर का सर्वर जो है वो भी बड़ा कमाल का है, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ, आप वो उसके ऊपर भी अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। सो डिप्लॉयमेंट के लिए आपको एक दुकान चाहिए, और वो दुकान आप यही कह लेंगे सर्वर्स हैं, ठीक है। ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनानी तो आपको सर्वर चाहिए और वहां पे आपने अपनी चीजों को स्टोर करना है। फिर अगर आपको एक स्पेसिफिक यूआरएल चाहिए तो उसके लिए आपको डोमेन लेनी है। डोमेन और सर्वर, ये 2 खर्चे हैं आपके, यानी कि आपने शॉप ली है और शॉप का एड्रेस जो है, ये 2 चीजें। इसी तरीके से सर्वर जो है शॉप है, डोमेन जो है एड्रेस है, यूआरएल है, ये आपने परचेज करना होता है। इसकी भी ईयरली प्राइस होती है और सर्वर की भी ईयरली प्राइस होती है। एंड दिस इन टोटल, अगर आप एक बेसिक जेंगो की वेबसाइट को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो ये 30 से 40 USD तक इसकी पर मंथ कॉस्ट आती है। और बिलीव मी, पर मंथ कॉस्ट ये कुछ भी नहीं है अगर आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मोनेटाइज करना स्टार्ट कर दें, जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे। बिगिनर रोड मैप ये है कि जब भी आपने जेंगो को सीखना है तो पाइथन की बेसिक सीखें, इंस्टॉल करें जेंगो को, प्रोजेक्ट बनाएं, ऐप बनाएं, कनेक्ट करें यूआरएल्स को, मॉडल्स को ऐड करें एंड टेम्पलेट को बनाएं। ये हम काम करने वाले हैं दिनों में। एडमिन के साथ प्ले करें, देखें कौन सी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्म्स एंड रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करें, डिप्लॉय करें सिंपल प्रोजेक्ट को। पहले दिन ही Draz.com बनाने ना बैठ जाएं, इसको टाइम दें,
सीखें एंड देन इसको आगे लेके चलें। ठीक हो गया? एक ही दिन के अंदर सब कुछ ना करने बैठ जाएं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। अब मैं आपको कुछ एब्रीवेशंस बताऊंगा जो मैंने यूज की हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है जेंगो को सीखने के लिए। पहली जो हमारे पास एब्रीवेशन है वो है MTV या MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट। ठीक है? ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जिसके अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम असाइनमेंट दी थी। SQL के अंदर जब भी कोई डेटाबेस है, इसके अंदर रिलेशनल मैपिंग जो है वो ORM के थ्रू होती है। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इसे बोला जाता है। ड्राई जो है इसका मतलब है डोंट रिपीट योरसेल्फ। आप जो एक चीज बना लेते हैं उसे सेव करके रखें, उसको बार बार यूज करें। सो डोंट रिपीट योरसेल्फ, ड्राई प्रिंसिपल इसे बोला जाता है। जब भी आप काम करेंगे ऑन वेबसाइट तो आप ड्राई प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। DRF का मतलब है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, जो आने वाले दिनों के अंदर आप यूज करेंगे। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क क्या होता है कि आप अपने ही VS कोड या किसी भी IDE के अंदर कोई भी आप कोडिंग करें, वेबसाइट को ऐड करें, रेस्ट API के थ्रू आपकी वेबसाइट डायरेक्टली जो है वो उसके ऊपर ये चेंजेस जो है वो आ जाएंगी। देन इसकी देसी एग्जांपल ये है, जैसे स्कूल में शॉर्ट फॉर्म सीखते हैं ना, CD हो गया, फैसलाबाद हो गया, लाहौर हो गया, वैसे जेंगो की शॉर्ट फॉर्म सीखें और इस पे काम करना शुरू करें। तो इसको आप MTV नहीं MVT बोलें। ठीक है? ORM ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैपिंग, ड्राई एंड DRF। मॉडल क्या है? बेसिकली MTV या MVT टेम्पलेट क्या करता है? हैंडल करता है डेटाबेस स्ट्रक्चर को, टेम्पलेट हैंडल करता है प्रेजेंटेशन को, एंड व्यू हैंडल करता है लॉजिक एंड डेटा फ्लो को। जैसे एक फिल्म में अलग अलग डिपार्टमेंट का काम होता है ना, वैसे ही MTV का के सब हिस्सों का काम अलग अलग होता है, सेपरेट होता है। जो जब हम इन्हें सभी को कनेक्ट कर देते हैं तो आपकी एक वेबसाइट बन जाती है। कनेक्शन के बगैर ये अधूरे हैं। जैसे फिल्म के अंदर कैमरामैन होता है, डायरेक्टर होता है, स्क्रिप्ट राइटर होता है, ये सब मिला के एक फिल्म बनाते हैं। इसी तरीके से MVT मॉडल व्यू टेम्पलेट मिलते हैं। ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग होता है। ये टेक्निक होती है टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस यूजिंग पाइथन कोड, और इसके अंदर SQL वगैरह को हम यूज करते हैं। हमें क्यूरी नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन हम डायरेक्टली पाइथन कोड को यूज करके ORM के थ्रू डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, फिल्टर, क्रिएट, ये फंक्शंस हम लिखते हैं तो हमें SQL की क्यूरीज नहीं लिखनी पड़नी, बल्कि हम ORM को यूज करके जेंगो के साथ ही यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है? जैसे दोस्त को फोन पर बात करके आप काम करवा लेते हैं ना, जैसे सिफारिश, इसी तरीके से SQL के पास खुद नहीं जाना, ORM को बोलना है कि ये काम कर दो। ड्राई, डोंट रिपीट योरसेल्फ, प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग रीयूजेबल कोड हमने अवॉइड नहीं करना, इसको हमने लेके चलना है। डुप्लीकेट लॉजिक को हमने अवॉइड करना है ताकि सिंपल वेबसाइट रहे, एक ही काम बार बार ना हो। फंक्शंस, टेम्पलेट्स एंड इनहेरिटेंस को हम यूज करेंगे। जैसे एक बार रेसिपी लिख लो और बार बार उसी रेसिपी से बनाते रहो, दोबारा दोबारा रेसिपी लिखने की जरूरत नहीं है। DRF जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ये टूल किट होती है बिल्डिंग वेब APIs। आप API बनाते हो, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर कोई भी चेंजेस लानी है तो REST API के थ्रू आप इसको बना के उसके अंदर चेंजेस ला सकते हो। JSON बेस्ड API बना सकते हैं। ये ऑथेंटिकेशन एंड सीरियलाइजेशन एंड परमिशंस को कंट्रोल करती है API, जिसके थ्रू कोई भी कहीं पे भी बैठा वेबसाइट के अंदर चेंजेस ला सकता है। ठीक है? अगर आप उसको ऑथराइज करते हैं। जैसे दुकान से सामान मंगवाने के लिए डिलीवरी बॉय होता है ना, वैसे ही DRF डेटा भेजने का काम करता है, यानी कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क डेटा को वन पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट के ऊपर भेजने के लिए। ये था जी हमारा बेसिकली प्री रिक्विजिट, आप किस तरीके से कौन कौन सी चीजें आपको सीखनी चाहिए और आप जेंगो के अंदर रहते हुए किस तरीके से इन चीजों को मास्टर कर सकते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को 2 से 3 दफा जरूर देखें, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि प्री रिक्विजिट क्या है और जेंगो के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेकिन आपको याद है ना, आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, कमेंट करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपने लाइक कर दिया इस लेक्चर को और आप क्या क्या सीख रहे हैं जेंगो के इस कोर्स के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वन।